दीवानापन एपिसोड 56। अब आगे, ये कहकर उसने अनु के हाथ को पकड़ा और वहां से जाने लगी। पर अभी वो जा पाती, उससे पहले ही गुस्से के साथ वैभव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो गुस्से के साथ बोला, अगर तुम अब यहाँ से जाओगी तो मैं तुम्हारी दोस्त को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर ये चाहे तुम मेरी धमकी समझो या ब्लैकमेलिंग। उसकी ये बात सुनते ही अब जन्नत शॉक्ड हो गई और अनु भी तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, क्या इन सब में मैं क्यों फंस गई। तभी जन्नत ने कहा, ये कौन सा तरीका है मुझे अपने पास रखने का। इसके जवाब में वैभव ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें चाहे जो समझ आए, लेकिन मैं अभी के लिए तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए कमरा भी रेडी करवा दिया, चलो मेरे साथ। ये कहकर उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर सीधे ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया और वहीं अनु ये सब कुछ बस देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ कार में रिधान अभी भी असिस्टेंट को घूरे जा रहा था। तभी उसने गुस्से के साथ कहा, क्या तुम्हें अब मैं बोलने के लिए भी इनविटेशन दूं? बको जल्दी, क्या बोल रहे हो? ये सुनते ही असिस्टेंट तुरंत हड़बड़ाते हुए बोला, एक्चुअली वो इंसान उन तक पहुंच चुका है और इस वक्त वो उनके साथ है। अचानक से ये सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गए और वहां का माहौल बिल्कुल गर्म हो गया और दूसरे ही पर वो टैप खिड़की से बाहर जा चुका था। ये देख असिस्टेंट घबरा गया और तुरंत उसने कार रोक दी। रात का वक्त, दिल्ली विला में इस वक्त जन्नत विंडो के पास खड़ी बाहर की बारिश देख रही थी। बारिश काफी ज्यादा जोरों से हो रही थी। ये देखकर उसने खुद से कहा, आज तो बारिश होने लगी, मैं घर भी नहीं जा सकती, वरना मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती। पर तभी दरवाजा खुला और वैभव अपने हाथ में डिनर की प्लेट लेकर अंदर आते हुए बोला, जन्नत तुम अभी तक विंडो के पास खड़ी हो, देखो आज जाना बेकार है, क्योंकि बारिश नहीं रुकने वाली। मैंने कहा ना, कल मैं तुम्हें पक्का तुम्हारे अपार्टमेंट पहुंचा दूंगा। मुझ पर कुछ तो यकीन करो और आज रात तो एटलीस्ट यहाँ पर आराम से सो जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए डिनर भी लेकर आया हूँ। ये कहते हुए वैभव ने डिनर को टेबल पर डेको कर दिया और वो उसकी तरफ जाने लगा। क्योंकि जन्नत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था और वो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। वैभव उसके पास आया और मुस्कुरा कर बोला, जन्नत प्लीज तुम मुझसे कितनी रिक्वेस्ट करवाती हो, आखिर तुम मेरी बात कब समझोगी। देखो मुझे पता है कि तुमने सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तुम किसी का सपोर्ट नहीं चाहती, सब कुछ अपने दम पर हासिल करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक बाहरी हूँ जो तुम्हारी मदद कर रहा है और कभी कभी बाहरी की हेल्प ले लेनी चाहिए। और वैसे भी तुम जो कंपनी स्टार्ट करना चाहती हो वो ऐसे यहाँ पर इसे नॉर्मल से कॉफ़ी शॉप पर काम करने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए किसी के साथ की ज़रूरत पड़ेगी और वो साथ मैं तुम्हारा दूंगा। तुम्हारे अंदर एडिटिंग की बहुत अच्छी स्किल है, उस स्किल से तुम बहुत अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर सकती हो। इनफैक्ट मेरी खुद की कंपनी है और मैं खुद चाहता हूँ कि वहाँ मेरे एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई ऐसा इंसान हो जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे वीडियो को एडिट करके दे सके और तुम इसमें माहिर हो। इसलिए प्लीज़ एक बार इसके बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी ये नॉर्मल से कॉफ़ी शॉप पर काम करने के लिए नहीं बनी है। ये सुनते ही जन्नत ने कहा, तो और क्या करने के लिए बनी है मेरी ज़िंदगी? मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर ठोकर खाने के लिए ही बनी है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं जिस ज़िंदगी को अपना मानती थी, जिस वजूद को अपना मानती थी, वही झूठा था और अब मेरे पास सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप में काम करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। मुझे नहीं पता मेरे पास कौन सी स्किल है, लेकिन बस मुझे अभी इतना पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अब जो भी करूँगी अपने दम पर करूँगी। उसकी ये बात सुनकर वैभव ने गहरी सांस लेकर कहा, बेशक से तुम जो भी करना अपने दम पर करना, लेकिन तुम सब कुछ अपने आप से नहीं कर सकती, किसी न किसी को तो मदद करनी पड़ेगी ना। जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई बिना किसी की मदद से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं दुनिया को एग्जाम्पल बनकर दिखाऊंगी कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो खुद के दम पर हासिल कर रही है, ना कि किसी बड़े खानदान की बेटी बनकर, और वैसे भी मैं तो कभी किसी खानदान की बेटी थी ही नहीं। ये कहते हुए वो सीधे बेड के तरफ जाने लगी और बोली, जैसे ही सुबह बारिश खत्म होगी मुझे मेरे अपार्टमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ रहकर आपके ऊपर एहसान नहीं करना चाहती। ये सुनते ही वैभव ने कहा, पर तुमने कुछ खाया नहीं, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया था। इसके जवाब में जन्नत ने कहा, मुझे भूख नहीं है, पहले ही मैं खाना खाकर आई थी, वो तो अनु की वजह से मैं जल्दबाजी के साथ यहाँ आई हूँ। ये सुनकर वैभव ने कहा, पर मैंने नहीं खाया है। ये सुनते ही जन्नत के चलते कदम रुक गए और उसने गहरी सांस लेकर कहा,
वैभव देखिए प्लीज मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिए। मैं सच में पुराने किसी भी इंसान से मतलब नहीं रखना चाहती। इसीलिए तो मैं मुंबई छोड़कर दिल्ली जैसे अनजान शहर में आ गई, जहां मेरा कोई जानने वाला नहीं था। मैंने बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करके एक कॉफ़ी शॉप पर अपनी जॉब ढूंढी है और एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया है और मैं अपनी छोटी सी गरीबी भरी जिंदगी में खुश हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से वही ऐशो आराम और शोहरत में रहूं। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू। तभी वैभव ने कहा, जन्नत मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ और मैं तुम्हारे एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। पर जन्नत तुम अपने आप को पहचानो, तुम्हारी वक्त क्या है इसे पहचानो। ये सुनकर जन्नत बेड पर बैठ गई और बोली, अभी के लिए मैं जो कर रही हूँ वही करना चाहती हूँ, मुझे अपने काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये कहकर वो बेड पर लेट गई और एक नज़र टेबल की तरफ देखकर बोली, आप डिनर कर लीजिए, मैं वाकई घर से खा कर आई हूँ, वरना मैं जरूर खाती। ये सुनकर फिर वैभव के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे यकीन है, क्योंकि तुम खाने से दूर नहीं रहती, फिर चाहे तुम जितना नाराज क्यों ना रहो। ये सुनकर जन्नत ने बस अपना सर हिला दिया और वो करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे इस नई जगह में नींद नहीं आ रही थी। वैभव डिनर करते हुए उसे बस करवट बदलते हुए ही देख रहा था। कुछ देर बाद जब उसका डिनर खत्म हुआ तो वो उसकी तरफ आते हुए बोला, क्या हुआ, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? इसके जवाब में जन्नत ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, जगह बदल जाने की वजह से मुझे नींद में प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर वैभव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी नींद को बुलाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये सुनकर जन्नत ने कहा, आप मेरी कैसे हेल्प करेंगे? इसके जवाब में वैभव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके माथे पर धीरे से अपनी उंगली को फेरते हुए कहा, ऐसे। ये सुनकर जन्नत कुछ सेकंड तक वैसे ही खामोश लेटी रही और फिर ना समझी में बोली, इससे कैसे मुझे नींद आ सकती है? इसके जवाब में वैभव ने कहा, बचपन में जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मेरी मॉम ऐसा ही करती थी, तब से मैंने ये ट्रिक को याद किया और फिर मैं इसे आजमाता रहता हूँ और ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है। ये सुनकर जन्नत कुछ सेकंड तक वैसे ही लेटी रही, पर तभी अचानक से वैभव ने देखा कि जन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देखते ही दूसरे ही पल वैभव ने हैरानी के साथ कहा, जन्नत क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह से रोने क्यों लगी? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जन्नत अगर तुम्हें ऐसे नहीं सोना तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, पर तुम ऐसे रो मत। ये कहकर वो जैसे ही जाने को हुआ तभी जन्नत ने कहा, कभी कभी मुझे मॉम की बहुत याद आती है, लेकिन मुझे फिर अपनी रियलिटी समझ आती है कि जिसे याद करके मैं रोती हूँ वो मेरी मॉम है ही नहीं। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी फैमिली को छोड़कर ऐसे रहना पड़ेगा, लेकिन फिर से मुझे मेरी रियलिटी हिट करती है कि वो तो कभी मेरी फैमिली थी ही नहीं। उसकी बात सुनकर वैभव रुक गया। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, इस वक्त जो हो रहा है क्या पता ये अच्छे के लिए हो रहा हो, और अगर तुम उस फैमिली से दूर हो गई हो तो तुम्हें उनकी फैमिली के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सब ने तुमसे झूठ बोला है और ये सच को तुम्हें छुपाया। उस सच की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए तुम उन्हें कभी माफ भी मत करना। जिंदगी भर तुम अकेले रह लेना, पर उनके पास तो बिल्कुल भी मत जाना। ये सुनकर जन्नत ने सार्कास्टिक होकर कहा, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, पर मुझे कभी कभी ये सोचकर अफसोस होता है कि मैं उनसे दूर गई तो उन्होंने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की और ना ही उन्होंने मुझे कभी याद किया। उन्हें तो एहसास भी नहीं हुआ कि मैं इस दुनिया में हूँ भी या नहीं। उसकी ये बात सुनकर वैभव ने कहा, क्योंकि उन्हें भी एहसास हो गया कि जब तुम उनकी असली बेटी नहीं हो तो वो तुम्हारे लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश नहीं की और तुम भी उनके बारे में सोचना बंद करो। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, बाकी मैं तो हूँ ही तुम्हारे लिए। ये सुनकर जन्नत ने बस अपनी पलकें झपका दी, जिसे देखकर वैभव मुस्कुरा दिया और बोला, अब तुम आराम करो, मैं काम करने जा रहा हूँ। ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए जन्नत ने कहा, ज्यादा देर तक आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप भी जल्दी सो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है आप देर रात तक काम करते हैं। वैभव ये सुनकर मुस्कुरा कर बोला, थैंक गॉड, तुम्हें थोड़ी सी तो मेरी फिक्र हुई, वरना जिस तरह तुम यहाँ से जाने की बात कर रही थी मुझे लग रहा था कि शायद मैंने अपनी पुरानी जन्नत को खो दिया। ये सुनकर जन्नत हल्के से मुस्कुरा दी और उसने ब्लैंकेट से खुद को पूरा कवर कर लिया। इसके बाद वैभव वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जन्नत ने खुद से कहा,
मैं उन्हें याद तक नहीं करती। पर कभी कभी कुछ चीज़ें मुझे तकलीफ पहुंचती है और सबसे ज़्यादा इस बात को सोचकर मुझे तकलीफ होती है कि उन्होंने वाकई मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया। मैं उनसे दूर गई तो उन्हें भी एहसास नहीं हुआ कि एक बार तो। ये कहते कहते वो रुक गई, क्योंकि इसके आगे उसका गला भर गया था और वो अब अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर में नींद में चली गई। इधर दूसरी तरफ मुंबई में भी इस वक्त काफ़ी जोरों की बारिश हो रही थी और सूर्यवंशी पैलेस में इस वक्त भावना खामोशी के साथ बेड पर बैठी हुई थी। उनके हाथ में इस वक्त जन्नत की फ़ोटो थी। वो उसके बचपन की फ़ोटो थी, जिसमें उसने स्कूल ड्रेस पहन रखा था और हाथों में कॉटन कैंडी लिए थी। उसके चेहरे पर क्यूट सी स्माइल थी और वो जैसे पोज देकर फ़ोटो ही क्लिक करवा रही हो। उस फोटो को भावना काफ़ी ध्यान से देख रही थी। उसको देखते ही देखते अचानक से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने तुरंत उसके फोटो को टेबल पर बंद करके रख दिया। वो गहरी सांस लेकर बोली, मैं मानती हूँ कि तुम मेरी खुद की औलाद नहीं हो, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता एक माँ से उसकी बेटी छीनने का। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि बेशक से तुम हमारी खुद की बेटी नहीं थी, तो हमने किसी भी चीज़ में कमी की थी? क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि हम तुमसे कितना प्यार करते थे, तुम्हारी हर एक जिद को पूरी करते थे, फिर वो जिद चाहे जायज़ हो या नाजायज़। हम तुम्हें कितना प्यार करते थे, वो भी अपनी सगी बेटी बनाकर। पर तुमने तो इस तरह से खुद को हमसे दूर कर लिया, जैसे कि धोखा सिर्फ तुम्हें ही मिला हो। क्यों किया जन्नत ऐसा तुमने हमारे साथ? हमने तो तुम पर अपनी जान तक दे दी, पर तुम तो हमारी जान तक लेकर चली गई। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम तुम्हें हमारे उस प्यार के बारे में सोचना चाहिए था, जो हमने बचपन से लेकर तुम्हें आज तक किया था। ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और वो सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। तन्मय तुरंत अंदर आते हुए बोले, भावना तुम फिर से रोने लगी। आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इस तरह से अगर तुम बार बार रोओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज भावना, संभालो खुद को। भावना ने गुस्से के साथ कहा, कैसे संभालूं मैं खुद को? आखिर वो लड़की हमें छोड़कर चली गई है और उसका अता पता भी नहीं है। क्या उसे हमारा प्यार दिखाई नहीं दिया? बेशक से हम उसके सगे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन सगे से बढ़कर हमने उसे प्यार किया था। कम से कम उसे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो हमसे रिश्ता तोड़कर ही चली गई, जैसे सच जानने के बाद हमने खुद उसे खुद से दूर किया हो। कम से कम वो मेरे ठीक होने तक का इंतजार तो करती। भले ही वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं उसे आज भी अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। मैं उसे अपने सीने से लगा कर रखना चाहती हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी पा रही तन्मय। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन अगर मुझे मेरी बेटी जल्द से जल्द वापस नहीं मिली तो मैं खुद की जान दे दूंगी। ये सुनकर तन्मय शॉक हो गया और तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या होगा अब आगे? अगले एपिसोड चाहिए तो कमेंट करना।